नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। वो राजीव कुमार की जगह लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी की 3 सदस्यीय कमेटी ने यह फैसला लिया है। अब यह फैसला 2-1 के बहुमत से लिया गया है, जिसके बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर असहमति जताई है। अब यह असहमति क्यों है, यह बड़ा सवाल है। दरअसल राहुल गांधी चाहते थे कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में नई नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति स्थगित कर देना चाहिए। नए कानून के तहत अब मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाले पैनल में सीजीआई नहीं होंगे। उधर पुराने कानून के तहत पैनल में सीजीआई के शामिल होने का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने इस कानून में बदलाव किया था, जिस पर विपक्ष ने आपत्ति जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राहुल गांधी कोर्ट के इसी फैसले के आने का इंतजार करने के लिए कह रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति कर दी गई। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल यह भी है कि नियुक्ति में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक इंतजार नहीं किया जा सकता था? क्या है इस पूरे घटनाक्रम की कड़ियां? इस पर विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर बहस जारी है। ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं, जिसके बाद विपक्ष ने उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं और सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के अपमान का आरोप लगाया है। दरअसल इस मामले को लेकर 19 फरवरी यानी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार को 19 फरवरी का इंतजार करना चाहिए था। सरकार ने संविधान और सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया है। आधी रात को जल्दबाजी में सरकार ने नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। ये हमारे संविधान की भावना के खिलाफ है। इस पूरे मामले पर बयान सामने आए हैं, लेकिन उससे पहले चलिए आपको बताते हैं कौन है ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार केरल कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी, केंद्रीय गृह मंत्रालय का हिस्सा थे। 2019 में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म करने वाले विधेयक का मसौदा तैयार करने में मदद की थी। वो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन में भी शामिल थे। गृह मंत्रालय में काम करने का उनके पास 5 सालों का तजुर्बा है। पहले मई 2016 से सितंबर 2018 तक संयुक्त सचिव के रूप में, सितंबर 2018 से अप्रैल 2021 तक अतिरिक्त सचिव के रूप में उन्होंने काम किया था। ज्ञानेश कुमार के चुनाव आयुक्त रहते हुए लोकसभा चुनाव 2024 हुए। अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए। इसके अलावा हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए। ज्ञानेश कुमार ने कानपुर में भारतीय इंजीनियरिंग संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री प्राप्त की है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया से बिजनेस फाइनेंस की पढ़ाई भी की है। अब ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर जो सवाल उठाए गए हैं, उनके अहम बिंदुओं को भी समझते हैं। मोदी सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के लिए 2023 में जो नया कानून द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट लेकर आई, इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर 3 ऑर्डर पास किए हैं। अगली सुनवाई 19 फरवरी को यानी आज हुई, लेकिन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यों वाली समिति की बैठक में सोमवार को ये फैसला किया गया। दिलचस्प ये है कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाले नए नियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से पहले इसकी घोषणा की गई। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को चयन करने वाले पैनल में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, जबकि एक सदस्य गृह मंत्री अमित शाह, दूसरे सदस्य नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं। सरकार ने कांग्रेस की आपत्ति को नजरअंदाज करते हुए बैठक की। ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने का फैसला कर लिया। अब मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक होगा। उनके कार्यकाल में 20 विधानसभा चुनाव होंगे। 2027 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव और 2029 लोकसभा चुनाव की तैयारी भी उन्हीं के कार्यकाल में होगी। देखिए, भारत सरकार के द्वारा जिस प्रकार से अभी चुनाव आयोग की नियुक्ति हुई है, इस कानून को पूर्व में भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में इस कमेटी को अपॉइंटमेंट करने के लिए कमेटी बनाई गई। उस आदेश में ये कहा गया कि ये लोकतंत्र का एक ऐसी नियुक्ति है जिससे लोकतंत्र में ट्रांसपेरेंसी बराबर रहे। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा जिस प्रकार से कानून बनाया गया, जिस प्रकार से पूर्व के
सुप्रीम कोर्ट में जो आदेश जो कमेटी बनाई गई उसमें उस नियुक्ति के लिए एक चयन समिति बनाई गई जिसमें प्रधानमंत्री, भारत सरकार के मुख्य न्यायपति और विपक्ष के नेता था। लेकिन कानून बनाने के केंद्र सरकार घबराई गई, उसने कानून बनाया जिसमें मुख्य न्यायाधीश CJI को हटाया गया और अपनी सरकार के एक मंत्री और प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता को रख दिया। इसको लेकर हमने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में याचिका के रूप में प्रस्तुत किया और याचिका में हमने स्पष्ट कहा कि ये कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए ये नियुक्ति संदेह रहेगी, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार के द्वारा केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री रहेंगे और साथ ही ये विपक्ष के नेता रहेंगे तो कहीं ना कहीं मेजॉरिटी की बात आएगी, तो कहीं ना कहीं वो नियुक्ति सरकार के अकॉर्डिंग होगी। हम चाहते हैं कि इसमें मुख्य न्यायपति हमारे भारत सरकार के जो सुप्रीम कोर्ट के CJI उसको भी इसमें रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया और उस फैसले के अकॉर्डिंग इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जिस पैनल को करनी है उसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रहना था। सरकार ने, मोदी सरकार ने कानून लाकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर किया और मोदी जी के पसंदीदा मंत्री, प्रधानमंत्री के पसंदीदा मंत्री उसमें रहेंगे, प्रधानमंत्री खुद रहेंगे और नेता प्रतिपक्ष रहेंगे। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई। सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर 19 तारीख को सुनवाई करने वाला था, लेकिन आनन फानन में सरकार ने समिति की बैठक बुलाई इस फैसले को करने के लिए। समिति की बैठक में राहुल गांधी जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने मुस्तैदी से कहा कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करने जा रहा है, हमें उसका इंतजार करना चाहिए और इस बैठक को लंबित कर देना चाहिए, स्थगित कर देना चाहिए। लेकिन उनके सुझाव को नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने खारिज कर दिया और आधी रात को ज्ञानेश कुमार को इस देश का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया। और सवाल यह है कि ऐसी क्या जल्दी थी? अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुन रहा था तो उसकी सुनवाई हो जाने देते, फिर नियुक्ति करते। ऐसी क्या दिक्कत थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रहते हुए कि उनको निकालकर मंत्री को एक डाला गया, जिससे कि फैसला 2:1 रहे, जो सरकार चाहेगी उसी की नियुक्ति होगी। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CBI डायरेक्टर की नियुक्ति वाले पैनल में रहेगा, लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन के पैनल में नहीं रहेगा। यह कहां का न्याय है? जिस इलेक्शन कमीशन पर, जिस चुनाव आयोग पर, जिस मुख्य चुनाव आयुक्त पर इस देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, उसमें नहीं रहेंगे। इसलिए चुनाव आयोग हो, चाहे आपके इस तरह के स्पीकर की जो खुशी थी कल जो देखने को मिली, या फिर जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, सब वो कर रहे जा रहे हैं जिससे कि संविधान की धज्जियां उड़ सकें, लोकतंत्र को कमजोर किया जा सके। देखिए, जो एक प्रोसीजर तय किया हुआ है उस प्रोसीजर के हिसाब से ही वो सब किया गया है, जिसके अंदर प्रधानमंत्री जी थे, हमारे लॉ मिनिस्टर थे और सब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी थे। तीनों की मीटिंग के अंदर तय हुआ है और जो मीटिंग का जो तय हुआ रिजल्ट है उसको बाहर बताया गया। उसी नाते से नए CEC आकर पहले रिटायर हुए हैं, CEC तो नया कोई ना कोई बनना ही है, तो जो इंटर्न जो भी सीनियर मोस्ट हैं उनको CEC बनाया गया और बदले में एक इलेक्शन कमिश्नर और जो संयोग से हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी थे उनको ही सिलेक्ट किया गया है और अच्छे व्यक्ति हैं। IAS हमारे 1989 के विवेक जोशी, उनको उसमें इंडक्ट किया गया। संस्थाओं का अपमान करना, बार बार देश के अंदर और देश के बाहर जाकर भारत के चुनाव आयोग का अपमान करना, ये उन्हें आदत पड़ चुकी है। सारा अपॉइंटमेंट प्रक्रिया पूर्ण होकर नियमानुसार हुई है, कहीं भी कोई लैप्स नहीं है। बेवजह और जानबूझकर राहुल गांधी भ्रम पैदा करने वाला, आडंबर करने वाला बयान दे रहे हैं। उन्हें आदत रही है कि हर नाम 10 जनपद से ही निकल कर आएगा और उन्होंने 10 साल ऐसी सरकार चलाई है, मनमोहन सिंह जी की सरकार, जिसे 10 जनपद से कठपुतली से चलाया जाता था और तब कांग्रेस कार्यालयों में आम ये चर्चा थी, ना खाता ना बही, जो 10 जनपद कहे सही। अब ऐसा नहीं है, अब देश नियमानुसार चल रहा है, कानून अनुसार चल रहा है और कानून और नियमों की पालना हमारी प्राथमिकता है। 3 सदस्यों की जो कमेटी है, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष, इस कमेटी
के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में है, क्योंकि पहले चीफ जस्टिस की भूमिका होती थी। जाहिर तौर पर पूरा का पूरा एग्जीक्यूटिव नियंत्रण इलेक्शन कमीशन जैसी चीजों को एग्जीक्यूटिव को चुनने के लिए ही, जिसका काम है चुनाव आयोग का, ये असहज करता है लोकतंत्र के मिजाज के अनुरूप पारदर्शी लोकतंत्र। बहरहाल अब ज्ञानेश जी आए हैं, एक विवेक जी आए हैं, उनसे उम्मीद होगी कि आर्टिकल 324 के तहत जो मनोभावना थी संविधान बनाने वालों की कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और लेवल प्लेइंग फील्ड, उस पे कायम रहे और शेर व शायरी अगर सुनाए भी तो थोड़ा वजनी सुनाए, हल्की चीज। ये पहली बार है जब मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के तहत हुआ है। इससे पहले बीते साल ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को नए कानून के तहत चुनाव आयुक्त बनाया गया था। इस नए कानून से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते थे। ये नया कानून सुप्रीम कोर्ट के मार्च 2023 के उस फैसले के बाद आया है, जिसमें ये अनिवार्य किया गया था कि चयन पैनल में प्रधानमंत्री, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। कोर्ट ने कहा था कि यह आदेश तब तक रहेगा जब तक कि संसद इस पर कानून न बना दे। केंद्र सरकार ने कानून लाकर इस पैनल में मुख्य न्यायाधीश की जगह केंद्रीय मंत्री को जगह दे दी। ऐसे में अब एक तरफ कांग्रेस ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है, तो सत्ता पक्ष से बेमतलब का आरोप बता रहा है। ऐसे में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर तेज हुई तकरार कितनी पकड़ेगी रफ्तार, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो साख पर सवाल है और नियुक्ति पर तकरार है, और जाहिर तौर पर ये जो पूरा घटनाक्रम आया है उसमें सवाल है कि फिर इतने आनन फानन में इतनी जल्दबाजी किस बात की थी। देखिए, नियुक्ति पर सवाल विपक्ष ने उठाए हैं, और क्योंकि समिति का हिस्सा यदि है राहुल गांधी और यदि उन्होंने किसी चीज के लिए कह भी दिया तो उस पर बात हो सकती थी, सारी चीजें की जा सकती थी। लेकिन फिर भी उसका दूसरा पहलू ये कहा जा रहा है कि 2-1 के रेशो से जब हो गया चीजें, जब कानून में ये कह दिया गया था जब तक कानून ना बन जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप कानून बना लीजिए, उसके बाद आपकी जो भी चीजें होंगी आप कर सकते हैं, तो फिर उसमें केंद्रीय मंत्री की एंट्री हो जाती है। सीजीआई उसमें है ही नहीं, पहले सीजीआई थे। तो बहुत सारे पहलू हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे महेश वर्मा। महेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मोहम्मद वसीम हमारे साथ जुड़े हैं। मोहम्मद वसीम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे यश भारतीय। यश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं एडवोकेट तनुज दीक्षित। तनुज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं अरविंद खोकर। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले महेश जी आपसे, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी महेश जी, वैसे तो इस पूरी कड़ियों को हम समझ गए हैं, मगर फिर भी मैं चाहती हूं कि आप समझा दीजिए कि इतनी जल्दीबाजी क्यों थी। यदि नेता विपक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, वेट किया जा सकता है, अभी रहने देते हैं, और वैसे भी आज ही की डेट थी 19 तारीख, आज ही तमाम चीजों पर फैसला आ सकता था। डेट बढ़ती भी तो वेट एंड वॉच किया जा सकता था। ऐसा कोई बड़ा, किसी का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है, हमें यदि ड्यूटी देनी भी है किसी को, तो मुझे लगता है ये सब चीजें ऐसी होती हैं, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में था तो वेट किया जा सकता था। फिर इतनी जल्दबाजी में डिसीजन क्यों, अभी तक जो सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए गए हैं? देखिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वही आप अपने आप में एक करारा तमाचा है। राहुल गांधी जी ने जो एक तरह से संसद के साख पे भट्टा लगाने का काम किया, जो देश में संसद से सर्वोपरि कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहीं नहीं कहा कि आप कानून मत बनाइए या कानून में आपको यही काम करना होगा जो हम कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कभी इस तरह की चीजों को न कहता है, न इस तरह का उसके पास अधिकार है। सवाल यह है कि संसद में एक कानून बना और उस कानून के तहत आप मेंबर बने, आपको यही करना था तो आप उसमें शामिल नहीं होते, आप पार्टिसिपेट नहीं करते। आप कानून आप क्यों पार्टिसिपेट किए? क्योंकि कानूनन जो है आप उसके एक मेंबर थे, और आप करने के बाद अब आप राजनीतिक पाखंड कर रहे हैं, आप ड्रामा कर रहे हैं।
और उसके ऊपर आज बड़ी स्पष्टता के साथ जो बात कही, जैसे सूर्यकांत और दूसरे जज ने, उसमें उनका ये कहना था कि भाई जो कुछ भी होगा अब होली के बाद होगा, इतनी अर्जेंसी तो है नहीं। और जो संवैधानिक पीठ का जो एक ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, और ये उस तरह से कुछ भी नहीं है। इस देश में अगर कानून के तहत चुनाव आयुक्त का नियुक्ति पर अगर सवाल खड़ा किया जाएगा तब तो बहुत बड़ी मतलब सारे जितनी भी नियुक्ति हुई हैं अब तक, जिनमें कि अमूमन जितने भी चुनाव आयोग नियुक्त किए कांग्रेस सरकार ने, उन सबों ने बाद के दिनों में मलाईदार सीट मिली उनको। सारी चीजें जो है संदेह के घेरे में आएगी, सारी चीजें मतलब फहरिस्त है, या आर.के. त्रिवेदी, बी.एस. रामा देवी, क्या बोलते हैं अवतार सिंह गिल, टी.एन. शेषन, सबसे चर्चित नाम, कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़े। तो इस तरह की चीजें जो है मतलब दर्जनों ऐसे चुनाव आयुक्त जो है जो कि ऑब्लाइज, बाद में उनको ऑब्लाइज किया गया, किसी को पद्म भूषण दिया गया, किसी को राज्यपाल बनाया गया, किसी को कुछ किया गया। ये उस तरह से कुछ ऐसा है ही नहीं। ये तो वो काम किया गया जो अमूमन अभी तक ये परंपरा रही कि भाई जो सीनियर मोस्ट है, भाई इनके यहाँ भी टी.एन. शेषन के बाद जी.बी. कृष्णमूर्ति आए थे, उनको बनाया गया। महेश जी आपत्ति इस चीज पर नहीं आई है कि तो ज्ञानेश जी को क्यों बनाया गया है? आपत्ति इस चीज पे आई है कि जो 2-1 का रेशो है, आपत्ति उस पर है। यदि मोदी जी हैं, यदि प्रधानमंत्री को उसमें होना चाहिए, नेता विपक्ष को उसमें होना चाहिए, तो केंद्रीय मंत्री क्यों आ गए? सीजीआई वाली बात हो रही थी ना, वो कानून में बदलाव करने की पहले तो जरूरत नहीं थी, और चलिए कर भी दिया है तो फिर एक मिनिस्टर को रख लिया आपने, तो 2-1 के रेशो से तो ये सारी चीजें बहुत क्लियर हो गई। ज्ञानेश जी पर सवाल नहीं है। सरकार ने नहीं रख लिया, ये देश की संसद ने कानून पास किया। आप उस कानून का मजाक उड़ा रहे हैं, संसद का मजाक उड़ा रहे हैं। जो कानून पारित हो गया, जो स्वीकार हो गया, आप सवाल कैसे खड़ा कर सकते हैं भाई? क्या है के ऊपर? क्या सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़ा किया है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है क्या भाई आप ऐसा कानून क्यों बना दिए? सुप्रीम कोर्ट का नाम लेके, इसी तरह से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का राफेल में भी नाम लेके और झूठ का प्रचार कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के आगे जाके माफी मांगनी पड़ी। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आज देश में पहली बार आजादी के 75 साल बाद ये संभव हुआ। हम तो ये हमारे लिए सबसे आसान काम था कि प्रधानमंत्री या किसी की नियुक्ति आराम से हो रही थी, आराम से चल रहा था। पीठ ने कहा कि नहीं साहब आप एक काम करिए कि कानून बना दीजिए। हमने कानून बनाया। उस कानून बनाने में आप जो है, जो सरकार होती है, जो व्यवस्था होती है, उस कानून में एक एक चीज को जो है अच्छे से डिस्क्राइब करते हुए, उसको उसका वर्णन करते हुए, वो कानून क्यों है, कैसे है, किस तरह से है, उसके रूल रेगुलेशन क्या होंगे, किस तरह के लोगों को उसमें चयन किया जाएगा, क्या कारण है। आज ज्ञानेश जी को क्यों मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया? क्योंकि सीनियर मोस्ट थे, और उस कानून का वो एक पार्ट है, सीनियर मोस्ट होगा वो मुख्य चुनाव आयुक्त बनेगा। तो सवाल यह है कि पहले जब हो रहा था तो वो था, और अब जो हो गया कानूनन ये पाप हो गया। ठीक है, चलिए, जितना कांग्रेस की आपत्ति को मैं समझ पाई हूं, मैं बार बार उस चीज पर जोर दे रही हूं। नियुक्ति की प्रक्रिया पर सवाल हैं, ज्ञानेश जी पर सवाल नहीं है। मैं बार बार क्लियर कर दूं, क्योंकि वो 2-1 का जो रेशो है, देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने आप में एक बहुत बड़ा औदा होता है, और उनका नाम होना चाहिए था। बाद में कानून बन गया, नहीं है, उसमें सेंट्रल मिनिस्टर को रख लिया गया। उस पर सवाल है, उस पर आपत्ति है विपक्ष की। सर मुझे आपत्ति नहीं है, मैं उस चीज को रख रही हूं जिस पर ये बात निकली है, ठीक है? क्योंकि आज समय की सीमा है मेरे पास और मेहमान बहुत सारे हैं। प्लीज, आप लोगों को नया मुख्यमंत्री दिल्ली का मिल गया है, सभी लोगों को मिल गया है, थोड़ा सा समय उसमें भी चला गया, तो मैं सबकी छोटी छोटी प्रतिक्रिया आ जाए प्लीज, वक्त हो जाएगा। मोहम्मद वसीम जी प्लीज अपनी बात रखिए। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि सिर्फ बेवजह का नाटक है कांग्रेस का और कुछ भी नहीं है। मोहम्मद वसीम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट किया आपने। ठीक है, एक बार हम आपको फिर से बहुत जल्दी से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तब तक यश जी, पूरे घटनाक्रम पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, हर तरीके की चीज़ मुमकिन है। जैसे एक शायरी है, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहाँ, कानून तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। सूरज की तपन से तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, एक मोम के पुतले सा किरदार तुम्हारा। तो इनका किरदार जो है मोम की तरह है, ये जरा सी सवाल उठती है तो ये पिघलने लगते हैं।
चिल्लाने लगते। जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी साहब लगातार सवाल पूछ रहे थे कि आखिर आपको जो दिक्कत थी उस पर बात करने को तैयार नहीं है। दुनिया भर की बातें बता दी, पिछले चुनाव आयोगों के बारे में बता दिया। अगर पिछले चुनाव आयोगों के बारे में बताना है तो अभी जो चुनाव आयोग गए हैं उनके बारे में बता दें, उनकी शेरो शायरी के बारे में बता देते कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने एक उपचुनाव के लिए उनको कफन दिया है, श्वेत कपड़ा दिया है, वो इसीलिए दिया कि 500 शिकायतों पे अगर सुनवाई नहीं होगी तो आदमी जाएगा कहाँ। और जब इस तरीके से नियुक्ति होगी, जब नियुक्ति सवालों के घेरे में होगी, तो आने वाले जो लगभग 20 चुनाव हैं जो ये चुनाव आयोग करवाएंगे उस पर कैसे लोग विश्वास करेंगे, कैसी बात आएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार ये नहीं चाहती कि मिलजुल करके सबको साथ लेकर के कोई निर्णय हो, देश की भलाई के लिए निर्णय हो। ये केवल अपना तानाशाही रवैया रखना चाहते हैं कि जो हमने कर दिया वही सही है। रात को 8 बजे आए और हमने कह दिया नोटबंदी, इससे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? आज भी सौरभ शर्मा जैसे भ्रष्टाचारी निकल रहे हैं। तो यहाँ वही सवाल फिर से उठता है कि चुनाव आयोग की लगातार जो साख गिर रही है उसको बचाने का कोई काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया नहीं, उल्टा उनकी नियुक्ति से ही विवाद शुरू कर दिया है। बिल्कुल ठीक है, चलिए एक बार फिर से मोहम्मद वसीम जी हमारे साथ जुड़ गए। मोहम्मद वसीम जी अपनी बात रखिएगा। नमस्कार आपको, सभी पैनलिस्ट और आपके सभी व्यूअर्स को। मैंने अभी इस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता, मैंने उनकी सारी बातों को सुना और मुझे बड़ा हैरान हुई कि उन्होंने जिस तरह से टीवी पे आके और इतने साफ शब्दों में झूठ को बोला है, मुझे बड़ी हैरानी है उस बात से। पहली बात तो उनको जानकारी लेकर आना चाहिए कि पूरी जो चुनाव प्रक्रिया है, चुनाव आयोग को नियुक्त करने की, ये कैसे होती थी, क्या इसमें बदलाव किया गया और आपत्ति क्या लगाई गई। सीधी सीधी बात है कि सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने ये कहा था कि इसमें माननीय प्रधानमंत्री होने चाहिए, एक नेता विपक्ष होना चाहिए और एक सीजीआई होना चाहिए। आप कानून लेकर आते हैं 2023 में, क्योंकि आप बहुमत में थे, आप कानून लाए, आपने सीजीआई का नाम उसमें से निकाला और अपने पसंदीदा मंत्री का नाम उसमें जोड़ दिया। अब आपके 2:1 का रेशियो हो गया। अब आपने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने पार्टिसिपेट क्यों किया? उन्होंने पार्टिसिपेट किया ही नहीं। उन्होंने तो अपनी आपत्ति दर्ज कराई कि मामले को चुनौती अभी दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, तो आप इसको थोड़ा सा टाल दें, वहां पे सुनवाई होने दीजिए। लेकिन चूंकि आपकी सरकार इस समय नीतीश और नायडू नाम के 2 बैसाखियों पे सवार है, तो आपको डर है कि कहीं वो बैसाखी अगर खिंच गई तो सरकार गिर जाएगी। तो आपने आनन फानन में रातों रात चीफ जस्टिस को, चुनाव आयोग को आपने नियुक्त कर दिया। तो ये सीधा सीधा एक लोकतंत्र पे हमला है। लोकतंत्र इन सब चीजों के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आप ये मान के चलिए कि इस तरह की घटनाएं देश की जनता के अंदर संदेह पैदा करती है। आज इस देश की जनता, आप किसी से भी पूछें तो वो बिल्कुल इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि देश में चुनाव जो हैं वो फेयर चुनाव हो रहे हैं। आधी से ज्यादा आबादी आज भी आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आप पालन करें तो बेहतर है। अगर आप उसको इसी तरीके से बार बार अपने फायदे के हिसाब से घुमाते रहेंगे तो संविधान का भी अपमान कर रहे हैं आप लोग और लोकतंत्र का चीरहरण कर रहे हैं। ठीक है मोहम्मद वसीम जी, वापस आऊंगी। तनुज जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं मैं। तनुज जी, क्या इस पूरे मामले में है? साख पर सवाल भी है, नियुक्ति पर तकरार भी है। जितना मैं इस विषय को समझ पाई हूँ, ज्ञानेश जी पर कोई ऐसे नहीं है, उस प्रक्रिया पर सवाल है। तो प्रक्रिया पर वेट एंड वॉच हो सकता था, आज सुनवाई होनी थी, अभी भी उसमें डेट आगे दी गई है। लेकिन अब ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, डिसीजन लेगा, तमाम चीजें होंगी, पर नियुक्ति तो कर दी गई ना। अब इसे लीगल माना जाए या इलीगल माना जाए? नियुक्ति बिल्कुल संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। और नियुक्ति में देखिए, इसमें जो याचिका करता है, उनकी याचिका के अंदर ये बात कही गई है कि जो न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की जो पीठ है, उन्होंने ये बताया गया कि एक गैर सरकारी संगठन की ओर से एक, जिस तरीके से संविधान की जो पीठ है उसके 2023 के फैसले में कहा गया था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्तियों की जैसी नियुक्तियों पर
एक ऐसा पैनल करेगा जिसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, यानी वो भी एक सदस्य के रूप में इस चयन बोर्ड में होंगे। लेकिन हाल ही में जिस तरीके से जो नियुक्ति हुई है उसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नहीं रखा गया है। तो इसके पीछे एक महत्वपूर्ण वजह यह भी है कि 2023 में इस तरीके का एक संशोधन पहले हो चुका है, उसके बावजूद ये याचिका दायर की गई है। आज इस पर सुनवाई हुई और इसमें अगली तारीख जो है वो लगा दी गई है। निश्चित रूप से अभी जो पीठ है उस सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्थगित किया है मामले को। और देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो इसके अंदर दिखाई देती है कि जिस तरीके से ज्ञानेश्वर कुमार को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो बनाया गया है, कहीं ना कहीं ये चीज दर्शा रहा है कि वो एक प्रक्रिया के थ्रू माध्यम से आए हैं, गैर संवैधानिक उसके अंदर कुछ भी नजर नहीं आता है। जी ठीक है, चलिए अरविंद जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी अरविंद जी, वाकई एक राजनीतिक रूप से इसको कहीं क्रिएट करने की कोशिश है, या वाकई में जो प्रोसेस है एक्चुअल में है और फिर कानून बन गया, फिर उसके लिए वेट एंड वॉच करना था? कहाँ इस, क्योंकि आज जो कई सारी बातें सुनने को आई हैं, ज्ञानेश जी के बारे में भी जितना पढ़ा सुना, तो उसको ऐसे प्रिटेंड करने की कोशिश करी जा रही है या ऐसा दर्शाने की कोशिश करी जा रही है कि अमित शाह जी के बड़े खास हैं, तो आने वाले समय में तो उनके कार्यकाल में बहुत सारे इलेक्शन होने हैं, तो शायद वो वैसा ना चला जाए। ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन दिखाया यही जा रहा है। और हो सकता है यदि अब इसमें कोई बदलाव नहीं होता है आने वाले समय में, तो ये ठप्पा भी वहां लगाया ही जाएगा। देखिए, जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनके चरित्र भले ही अलग हो, लेकिन जो सत्ता होती है उसका चरित्र हमेशा एक जैसा रहता है। जो कांग्रेस आज चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर, जो चुनने की जो प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है, वो देश में 11 चुनाव आयुक्त तो केवल अपनी मर्जी से चुन चुकी है और बाकी गठबंधन की सरकार में रहते हुए कांग्रेस ने चुने हैं। उनमें से जो सबसे आगे जो नवीन चावला का जो चुनाव हुआ था, उसमें तो जो दूसरे चुनाव आयोग थे उन्होंने राष्ट्रपति तक से जो लिखित में मांग कर दी थी कि इनको हटाया जाए। उस समय कांग्रेस का बयान होता था कि भी जब संवैधानिक पद पर बैठे हुए, चुनाव जैसी महत्वपूर्ण संस्था में बैठे व्यक्ति के खिलाफ इस तरह के आरोप लगाना संवैधानिक संस्था का अपमान है, ये है वो है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब एक याचिका डाली गई है डीआर की तरफ से, और जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये तथ्य लाया गया कि 70 साल से ज्यादा हो, मतलब कि देश की आजादी के बाद 73 साल तक जो है कोई इस संबंध में कोई कानून ही नहीं बना है, तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश देते कहा कि जब तक संसद कानून नहीं बनाती है, जब तक एक व्यवस्था हम बना देते हैं फौरी तौर पर। उस व्यवस्था में चीफ जस्टिस ने अपने आप को शामिल कर लिया, वो कोई कानून थोड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था दी थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार केंद्र सरकार ने जो नियम बना दिया, कानून बना दिया, संसद ने पास कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट उस कानून की समीक्षा तो भले ही कर सकता है, लेकिन ये कोई तर्क है ही नहीं कि उसमें चीफ जस्टिस होना चाहिए। और चीफ जस्टिस क्यों होना चाहिए, इसके पीछे तर्क बताया जाए। तो केंद्र में एक चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार ने एक कानून पास कर दिया, और कानून संवैधानिक कसीटों पे कसा जा सकता है, कसा भी जा रहा है। और अगर कांग्रेस है, जो दूसरे जो लोग आपत्ति जता रहे हैं कि भाई एक गृह मंत्रालय में रहा हुआ है जो जिसने अमित शाह के साथ काम किया है, भाई जब सेक्रेटरी को चुनाव आयुक्त बनना है, और तो गृह मंत्रालय में तो जितने इस टाइम काम कर रहे होंगे सभी अमित शाह के जानने वाले ही हैं, जो पीएमओ में काम करे मोदी के जानने वाले ही हैं, सभी उनके अफसर काम करे। तो क्या कभी बाहर से इंपोर्ट करके कहीं से लाया जाएगा कि यूएन से कहीं इंपोर्ट करके बनाया जाएगा, कोई भी आईएसओ बनाया जाएगा, कोई भी अधिकारी बनाया जाएगा? और देखिए, अगर किसी भी कोई आपत्ति थी कि 19 तारीख को सुनवाई से पहले क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, एक बार एक आतंकवादी था हमारे देश में, याकूब मेनन, उसकी सुप्रीम कोर्ट में फांसी तय हुई। रात को 12 बजे बड़ी बड़ी गाड़ियों में लगभग 25-25 लगभग 5-5 करोड़ की गाड़ियों में लोग वहां पे आपके जो है हाय तो मचाने पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट के सामने कि इसको रात को दरवाजा खटखटाया गया, सुप्रीम कोर्ट के जजों को उठाया गया। ये इस देश का इकोसिस्टम है। अगर इतनी ही आपत्ति थी तो भाई जल्दी सुनवाई की मांग क्यों नहीं की सुप्रीम कोर्ट से कि 19 तारीख को सुनवाई केंद्र सरकार चुनने जा रही है तो उस पर स्टे कर दो, या फिर जो है जब तक समीक्षा नहीं कर दिया पहले सुनवाई कर लो। इनमें से कोई भी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। क्यों नहीं अपनाई गई? उन्हें पता है कि कानून पास किया है संसद ने, कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट के भी हाथ बंधे हुए, कानून की समीक्षा तो निश्चित सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कैसे कह सकता है कि भाई ये चुनाव नहीं चुना नहीं जाएगा। और जहां तक सीबीआई की जो नियुक्ति, सीबीआई की जो मुख्य उसकी अधिकारी की जो नियुक्ति की बात होती है, सीबीआई डायरेक्टर की बात है, उसमें चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस उसमें भी नहीं होना चाहिए। देखिए, कार्यपालिका, विधायिका और एग्जीक्यूटिव तीनों के काम अलग अलग हैं और अपने कामों को सबको अपने काम ईमानदारी से करने चाहिए। देखिए, जहां तक बात है रानी की, बिल्कुल बात है, संवैधानिक प्रश्न है, और जो चुनाव आयोग जो रहेगा उसके ऊपर वाकई में देश के जो 140 करोड़ लोग हैं, दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसकी फेयरनेस, उसकी जो है ईमानदारी की, निष्पक्षता की जिम्मेदारी उसकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कोई तर्क नहीं है कि भाई हमारी पसंद का चुनाव आयुक्त बनना चाहिए। ये राहुल गांधी या कांग्रेस का एक तर्क है कि चीफ जस्टिस में होते तो वो चुनाव नहीं होता। ये कांग्रेस ये कैसे मान सकती है या कैसे इस आधार पर दावा कर रही है कि चीफ जस्टिस पैनल में होते तो चीफ जस्टिस की राय और राहुल गांधी की राय एक होती? किस तर्क पे दावा किया जा रहा है? इसका पहले इसका आधार दिया जाना चाहिए।
उसके बाद दूसरी बात की जानी चाहिए। और दूसरी बात, अगर 19 तारीख को जो पुराने जो चुनाव आयुक्त तो रिटायर हो चुके, तो नहीं सामान्य प्रक्रिया नया आयोग चुना ही जाना है। इसमें अगर जल्दी सुनवाई की बात थी तो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली जा सकती है, जो कि बल्कि रोहिंग्याओं के लिए डाली जा चुकी है देश में याचिका, इस देश में आतंकवादियों के लिए याचिका डाली जा चुकी है, इस देश में ऐसी ऐसी चीजों के लिए याचिका डाली जा चुकी है कि लोग हैरान रह जाए। तो अगर इतनी ही अर्जेंसी थी तो इनके पास, कांग्रेस के पास या विपक्ष के नेताओं के पास वकीलों की बहुत बड़ी फौज है, देश के सबसे बड़ी लीगल बैटरी नहीं लोगों के पास है। तो एक जल्दी सुनवाई की याचिका डालने में, जल्दी सुनवाई की एप्लीकेशन लगाने में क्या जा रहा था? क्या इन्होंने लगाई? नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई? क्योंकि देखिए, जब मैंने पहले ही कहा, सत्ता का चरित्र एक होता है, राजनीतिक पार्टी का चरित्र भले ही एक हो, सत्ता में जो आती है पार्टी हमेशा एक तरह से ही व्यवहार करती है, हर चीजों पे अपना नियंत्रण चाहती है। कांग्रेस ने अब तक ये किया, अब बीजेपी वही कर रही है। देखिए, जैसे आज जो अभी चुनाव की जो बात हुई है, जो रेखा गुप्ता का जो चुनाव है, वो कांग्रेस पहले ऐसे करती थी, इंदिरा गांधी जिसको चाहती थी मुख्यमंत्री चुन देती थी। आज वही हुआ, रेखा गुप्ता का चुनाव वही है। ये तो विजेंद्र गुप्ता को गुप्ता ही बनाना था, कोई तो विजेंद्र गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन विजेंद्र गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाने तक जनाधार ज्यादा था। तो इसलिए सत्ता का चरित्र हमेशा एक होता है। राजनीतिक पार्टी का चरित्र भले अलग हो, जो राजनीतिक पार्टी विपक्ष में रहती है उसकी विचारधारा कुछ और होती है, लेकिन जब वही पार्टी जो है सत्ता में आ जाती है उसकी विचारधारा और चरित्र कुछ और हो जाता है। इसलिए अरविंद जी, सत्ता का चरित्र एक रहा है और विपक्षी पार्टी जो सत्ता में रहती है उसका चरित्र अलग रहता है। बिल्कुल ठीक है। चलिए वापस आऊंगी। आरपी श्रीवास्तव जी, इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं विपक्ष ने, और जितना विपक्ष को, ठीक है सबकी अलग अलग मत हैं, लेकिन ज्ञानेश कुमार को लेके ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करी है। यहाँ पर कांग्रेस भी कह रही है, राहुल गांधी ने भी कहा, वो जो 2-1 का रेशियो है वो मुझे समझ में आता है कि उसमें एक मंत्री को नहीं रखा जाना चाहिए था, सीजीआई को ही होना चाहिए था। ये पूरी एक लंबी प्रोसेस पहले से चली आई, फिर कानून आया, बदलाव हुआ, अब नियुक्ति तो हो गई, अब अगली डेट सुप्रीम कोर्ट में आई है, तो क्या इसमें कोई बदलाव अब होगा? ऐसी कोई तस्वीर तो नहीं दिखती है, लेकिन इसका समाधान क्या निकल सकता है? देखिए राकेश, समाधान तो निकल चुका। अगर नियुक्ति संवैधानिक हुई है और कानून के तहत हुई है तो ये तो तय है कि जो आज चुनाव आयोग की नियुक्ति हुई है वो संवैधानिक है। और जब कानून बन गया तो कानून के हिसाब से बन गया। अब रही बात है कि मामला पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट अब क्या जजमेंट देता हो तो बात की बात है, लेकिन आज का जो परिदृश्य है जिसमें राहुल गांधी जी ने जो इस पर अपनी आपत्ति जताई है, तो विपक्ष का काम है आपत्ति जताना, क्योंकि वो इस बात को तो कह ही सकते हैं कि भाई ये फ्री एंड फेयर नहीं है, क्योंकि 2-1 से जो जिस तरह से सत्ता पक्ष प्रधानमंत्री जी हैं या मंत्री हैं, अगर ये 2 हैं और 1 है, तो जब भी चुनाव कभी होगा तो जो बहुमत में होगा वही चयन होगा। तो जो ये परिस्थितियाँ निर्मित हुई हैं वो कोई ऐसी नहीं है कि कोई अचानक हो गई। ये तो सबको पता था कि कानून बन गया तो कानून के तहत नियुक्ति होगी सीईसी की। अब सीईसी कितने निष्पक्ष होंगे, आने वाले समय में क्या करेंगे, अगर सत्ता पक्ष जो है जिस तरह से नियुक्ति है, अगर मान लीजिए कभी इस तरह कभी बात होगी या चुनाव होगा तो उसमें विपक्ष हमेशा इस तरह की बात करेगा कि भाई जब आपने ही चुना हुआ है तो ये आपके पक्ष में होंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो नियुक्ति का जहाँ तक सवाल है वहाँ पर ये सही है कि अगर संवैधानिक है तो उसकी आपत्ति नहीं है। 2-1 से जो अंतर है, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट में मामले की बात अभी खोखर जी बोल भी रहे थे कि आपको अर्जेंट हियरिंग करा लेनी थी ताकि उसका फैसला हो जाता। अब सुप्रीम कोर्ट आने वाले समय में क्या फैसला देगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, जहाँ तक इन सारी चीज़ों के पीछे जैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष है, विपक्ष ने जो आपत्ति जाहिर की है उसकी अपनी शंका है कि चुनाव फ्री एंड फेयर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और उसको लेकर के हमेशा सवाल खड़ा होता रहेगा। अभी बहुत सारे राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, बहुत सारे जो 2029 तक तो यही हैं, और जब ये चुनाव होंगे तो बार बार विपक्ष का एक आरोप तो लगातार आता रहेगा कि भाई ये जो फ्री एंड फेयर नहीं है। अभी पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग जैसी संस्था पर अक्सर सवाल विपक्ष उठाता रहा, चाहे ईवीएम का मामला हो चाहे अन्य कोई मामले हों, और ये बातें आती रही हैं। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि हमेशा फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कहीं कहीं गलतियाँ हो भी जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप अध्ययन करेंगी तो ये देखेंगे कि जहाँ तक नियुक्ति का सवाल है, ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति तो एक तरह से वैधानिक भी है, और चूँकि कानून है, कानून के तहत हुई है, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस नियुक्ति पर तो कोई सवाल उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अब सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग है पिटीशन, उस पर आने वाले समय में अभी उसकी डेट बढ़ गई है, क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जहाँ तक सीजीआई के इस नियुक्ति में शामिल होने का सवाल है, अब ये तो पूरे राजनीतिक दल तय करें कि कौन कौन
इस जो स्वतंत्र संवैधानिक संस्था जो चुनाव आयोग है उसके लिए किन किन लोगों की और निष्पक्षता के लिए क्या क्या करना चाहिए। लेकिन अक्सर ये होता रहा कि जो सत्ता पक्ष में है उन्हीं के द्वारा चुनाव आयुक्त का चुनाव होता है। बिल्कुल, क्योंकि समय की सीमा है। आप में से जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं प्लीज पहले अपनी बात रखिएगा। महेश जी, ठीक है, मोहम्मद वसीम जी पहले बोलिए आप। देखिए, जैसा मैंने अभी सुना, चुनाव आयोग को आपने भी वो बात को दोहराया कि हमें चुनाव आयोग जो हुए हैं उनके ऊपर कोई आपत्ति नहीं है, 2:1 के रेशियो पे है। दूसरी बात, फेयर इलेक्शन को लेके, और आप एक बात नोट करिए, 2014 में बीजेपी सत्ता में आई थी, 2014 से पहले भी ईवीएम्स का इस्तेमाल होता था। कोई एक वीडियो, कोई भी एक ऐसी घटना बताइए जिसमें बटन दबा हाथ का पर्ची निकली हो कमल की, कोई एक नहीं। 2014 के बाद से ये आनी क्यों शुरू हुई? जब इस पे ज्यादा हाहाकार मचा। अब दूसरा पैरामीटर आ गया है कि अब वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। अभी सीकर में एक पते पर 1032 वोटर जुड़े हुए पाए गए हैं। उसका जब पड़ताल हुई तो वहां पे पता चला वो तो झोपड़ी है, झुग्गी झोपड़ी है। तो इस तरह की चीजें, घटनाएं जब जब होंगी, चुनाव आयोग पर सवाल उठते रहेंगे और विपक्ष के नाते हमारा काम है, हम इस देश की जनता के हक में उसके साथ खड़े रहना हमेशा पसंद करते हैं और हमेशा करेंगे। ठीक है महेश जी। अरविंद जी, एक सेकेंड। ये अभी तक चुनाव आयोग की जो नियुक्ति होती थी उसमें कानूनी बाध्यता नहीं थी। जो चुनाव आयुक्त नियुक्त होता था उसके ऊपर कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान रहता था। अब उसको कहीं एक इम्यूनिटी मिल गई कानून की वजह से कि अब उसकी नियुक्ति हो गई और अगले 5 साल तक वो कानूनन देश का चुनाव आयुक्त है और उसमें किसी प्रकार से उसको एक कॉन्फिडेंस आ गया कि मुझे जो है इंडिपेंडेंट काम करना है क्योंकि कानूनन मैं इस देश का चुनाव आयुक्त हूँ। अब ऐसा करके देश के साथ अन्याय किया जा रहा है कि न्याय किया जा रहा है? ये राहुल गांधी जो है ये अपने तरीके से उसको एलोबरेट कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनको जितना बताया जाता है, जितना समझाया जाता है, हम लोग भी पैनलिस्ट में जितने लोग भी हैं सबने इन सब चीजों को कहीं समझा। इतना तो राहुल गांधी को भी समझना चाहिए कि देश का कानून क्या होता है, संसद क्या होता है। वो जब मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा चुनाव आयुक्त की जो बात थी, आपको सुन के हैरानी होगी राखी जी, तो उनकी तनख्वाह तक जो है ना वो कैबिनेट नोट भी नहीं बना था और प्राइम मिनिस्टर के यहाँ से ये कह दिया गया कि भाई हमने तो इनको नियुक्त कर दिया। तो उनकी तनख्वाह 3 महीने बाद मिली जब कैबिनेट में डिसाइड हुआ कि हाँ जी अब इसको हमने 2 नियुक्त कर दिए। तो ये तमाशा कम से कम इस देश में अब बंद हो गया। एक कानूनी रूप से एक चुनाव आयुक्त मिल गया जिसको ये भरोसा हो चला कि मैं कानूनी रूप से इस देश का चुनाव आयुक्त हूँ, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। ठीक है, चलिए क्योंकि समय की सीमा है। महेश जी मैं रुकूंगी, कुछ कह रहे थे अरविंद जी, बहुत जल्दी से प्लीज। देखिए, मेरा ये कहना है कि अगर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कोई कांग्रेस के पास कोई तथ्य है तो वो देना चाहिए। ये कोई तथ्य नहीं कि अमित शाह के साथ काम किया है उन्होंने। धारा 370 हटाने में जो उनका योगदान है। नहीं अरविंद जी, कांग्रेस को आपत्ति ज्ञानेश जी पे नहीं है, कांग्रेस ये एक्सेप्ट कर रही है। अभी भी उन्होंने कहा कि हमें ज्ञानेश जी पे आपत्ति नहीं, आपत्ति वो जो मिनिस्टर को रखा गया उस पर है। 2:1 का रेशियो जो हुआ, मोदी जी हो गए और अमित शाह जी हो गए। यही व्यवस्था है तो प्रधानमंत्री का चुनाव भी फिर ऐसे होना चाहिए। प्रधानमंत्री के लिए चीफ जस्टिस को बुला लो, एक विपक्ष के नेता को बुला लो, वो चुन लेगा प्रधानमंत्री। मजाक ही बनाना है देश के लोकतंत्र का। होम मिनिस्ट्री जो है, गृह मंत्रालय जो है, वो नोडल एजेंसी है चुनाव आयोग की। हैरानी होगी, उसके बगैर देश के चुनाव नहीं हो सकता है। तो सर मुझे वैसे तो बोलना नहीं चाहिए, आपकी बात को मैं काटूंगी नहीं, पर सर सीजीआई जब थे तो फिर प्रॉब्लम क्या थी? वो थे तो क्या प्रॉब्लम थी? ऐसे तो बात हमारी वहीं चली जाएगी यदि हम इस तरह से जाएंगे तो। रहना है इस चीज को, ये तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कभी कहा ही नहीं कि भाई सीजीआई को रखो कानून के तहत। ये कब कह दिया? नहीं, फिर तो प्रधानमंत्री का चुनाव भी ऐसे होना चाहिए, राष्ट्रपति का चुनाव भी ऐसे होना चाहिए कि कमेटी बना दिया जाए। लोकतंत्र के वोटों की कोई कीमत है ही नहीं। 3 कमेटी बने, एक नेता विपक्ष का होगा, सर देखिए कानून में नंबर ऑफ सीट्स आपकी ज्यादा है तो आपने अपने रेशियोज को चेंज कर लिया। बाकी सुप्रीम कोर्ट के तो लाइन में ये था जब तक कानून नहीं बन जाता, इस पर चेंजेस नहीं हो जाते हैं, तब तक 3 लोग रहेंगे। तो वो तो क्लियरिटी थी। अब कानून बना, नंबर ऑफ सीट्स आपकी ज्यादा थी, जिसको जैसा शामिल करना था हो गया, लेकिन उन्हें 2:1 के रेशियो पर दिक्कत है। मैं फिर बोल रही हूं, लेकिन खैर कुल मिला के जो होना था हो गया है। अब इस चीज
चीज पर आगे कैसे काम होना है। एक चिंता और जो मुझे लगती है वो यहां पर यह है कि अब जो कार्यकाल है ज्ञानेश कुमार का वो 26 जनवरी 2029 तक होगा और इस बीच में हम और आप उनके कार्यकाल के दौरान 20 विधानसभा चुनाव और देखेंगे और 2027 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के इलेक्शन भी देखेंगे और 2029 का लोकसभा चुनाव भी देखेंगे। तो यह चिंता विपक्ष की जायज हो सकती है क्योंकि इलेक्शन कमीशन पर सवाल आज पहली बार नहीं, पहले भी उठा है, तो इसे भी हमें समझना होगा। मैंने पहले ही कहा था वो तो ठप्पा लगना ही है आप पर आगे आगे और इलेक्शन कमीशन पर वो देखते हैं, अभी बहुत वक्त बचा है, फिलहाल समय की सीमा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, कांग्रेस का वार है, भाजपा का पलटवार है, ज्ञानेश कुमार नियुक्त हो चुके हैं। अब आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई होनी है उसमें से क्या रिजल्ट निकल कर आएगा वो देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल जो नियुक्ति हो गई है उस पर आप अब सवाल उठाएं ना, क्योंकि जो होना था वो हो गया है और आगे जो होना है वो भी हमारा आपके सामने आएगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।